हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकौशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो एचएससी सीईटी मेंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, उसी सीरीज़ में हम आज की इस वीडियो में करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसका फर्स्ट पार्ट जो है आज हम करेंगे और सेकंड पार्ट में फिर वो सिलेबस जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे। सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। जो देखो, ये सिलेबस है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और ये टेक्निकल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट ये क्या होते हैं, फैक्ट्री लोकेशन, डिमांड एनालिसिस, मार्केट पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें, वर्किंग कैपिटल और ये प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट एंटरप्रेन्योर इज इंडिविजुअल हु क्रिएट ग्रो ए बिजनेस थ्रू देयर क्रिएटिव आइडियाज़। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो बिजनेसमैन, सीधी सी बात ये लगा लो, एंटरप्रेन्योर का मतलब है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या करता है? वो अपने बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के आइडिया के थ्रू जो है क्रिएट कुछ बिजनेस आइडिया क्रिएट करता है, फिर उससे बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, उससे प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ये सारे काम जो है वो क्या कौन करता है? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको हम। एंटरप्रेन्योर प्ले ए की रोल बिसाइड्स जनरेटिंग इनकम, ग्रो their business. An entrepreneur identify commercial need of their community, craft business idea, टेक द लीड रोल टू स्टार्ट देयर बिजनेस। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ अपने बिजनेस के ग्रो करने के अलावा और क्या जो है काम करता है, वो क्या करता है कि कम्युनिटी की नीड क्या है उसका पता लगाना, कि उसके आसपास की जो कम्युनिटी है उसकी नीड्स क्या हैं, उन नीड्स को फुलफिल करना, बिजनेस आइडिया को क्राफ्ट करना और एक बिजनेस स्टार्ट करना। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइन इनटू देम प्रोडक्ट। यही काम होता है ना एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, मशीनरी, लेबर, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाने में जो है वो वो करता है, प्रोडक्ट बनाता है उन सबको कंबाइन करके। तो यही एंटरप्रेन्योर होता है। और एंटरप्रेन्योर जो है उसके क्या क्या काम हो गए हम अब देखो, वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी करता है, क्योंकि वो एक नया आइडिया लेके आता है कि कैसे जो है वो अनसेटिस्फाइड जो नीड है कस्टमर्स की उसको फुलफिल किया जा सके। तो उसके लिए नए इनोवेटिव आइडिया, नई क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप करता है। रिस्क एंड अचीवमेंट, रिस्क लेता है एक एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो अपना पैसा लगाता है किसी बिजनेस में को स्टार्ट करने के लिए, एक आइडिया को स्टार्ट करने के लिए अपना पैसा लगाता है। तो वो पैसा रिस्क ही है, हो सके तो वो आइडिया अच्छा भी जा सकता है, वो बिजनेस अच्छा जा सकता है, तो उसको अचीवमेंट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज रिस्क है उसका, उस पैसे का जो उसने कैपिटल जो अपनी इन्वेस्ट की है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उस बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से उसका मैनेजमेंट करना, ये सारे काम भी, क्योंकि वो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लेके आता है, जैसे लेबर को, कैपिटल को, लैंड को, जो भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हो गए उनको वो साथ में लेके आता है, उनको मैनेज करता है कि कैसे अच्छे से वो जो है प्रोडक्शन हो सके, जो कस्टमर्स की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन कर सकें, ताकि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल मैनर में किया जा सके। तो उसके लिए सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेजमेंट करना, ये काम भी एक एंटरप्रेन्योर का होता है। नेक्स्ट है रिसर्च। देखो, रिसर्च तो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ का, जो एक वो है ना बिजनेस, अगर इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने हैं हमें बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, आइडियाज़ हमें कहाँ से मिलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी? रिसर्च के थ्रू, क्योंकि मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी बिजनेसमैन को। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में कस्टमर्स की नीड क्या है, वो नीड किससे पता चलेगी? रिसर्च से ही पता चलेगी ना। तो रिसर्च भी करना भी एंटरप्रेन्योर का एक मेन काम है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज, जो भी चेंज हो रहे हैं डेली, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो जो भी चेंजेज हो रहे हैं, टेक्निकल चेंजेज हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेज हो रहे हैं, उन सारे चेंजेस को ओवरकम करना, उनको ओवरकम करना, यानी कि उनको कैसे उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को चला सकते हैं, कैसे उनके अकॉर्डिंग ही अपने बिजनेस में चेंज करना, बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ में चेंज करना। तो वो
काम भी किसका होता है, वो रोल भी किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का। कैटलिस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि देखो बिजनेसेस ही जो है ना वो बैकबोन होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, क्योंकि बिजनेसेस के थ्रू ही अगर बिजनेसेस ग्रो करेंगे किसी इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उस इकोनॉमी की। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेन रोल जो है वो कौन पे करता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरर्स ही हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर लेके जाते हैं, वो हमें हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब देखो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब फंक्शन से रिलेटेड ही हो गया कि क्या रोल है एक एंटरप्रेन्योर का एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में क्या रोल है। देखो इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटी है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना और बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाना। ठीक है, एलोकेटिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूटी, एलोकेटिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूटी क्या कि एम्प्लॉयज़ क्या क्या काम करेंगे उनको वो ड्यूटी एलोकेट करना, उनको वो ड्यूटी देना कि कौन जो पर्सन है वो क्या काम करेगा बिजनेस में। फोरकास्टिंग बिजनेस चेंजेस, जो बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं उनको फोरकास्ट करना, पहले से ही अनुमान लगाना कि हाँ ये चेंजेस हो सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे जितने भी हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पढ़े हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की हमने यूनिट की भी है, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी थी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उन सारे कंपोनेंट्स को पहले से ही फोरकास्ट करना। ठीक है, रिसर्च करते रहना, देखते रहना कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या हो सकती हैं इन रिसर्च के बेसिस पे। क्रिएटिंग जॉब्स, क्रिएट करना, ये तो है ही कि जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी, बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, उसके साथ कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जॉब क्रिएट्स होंगे। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना मार्केट में, ये भी एंटरप्रेन्योर ही करता है, एंटरप्रेन्योर का रोल है। क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, देखो वेल्थ खुद के लिए भी क्रिएट करता है और दूसरों को शेयर भी करता है वेल्थ, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इनकी दूसरों के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर, दूसरों को भी तो वेल्थ दे रहा है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो बिजनेस है, जो एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस के थ्रू जो अनसेटिस्फाइड नीड थी, जिसका हमें पता भी नहीं था कि हमें इस चीज़ की भी नीड हो सकती है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं ना जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, जितने ज़्यादा बिजनेसेस आ रहे हैं, वो हमें हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और नई बेटर से बेटर चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर ही हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। टेकिंग अप एंड रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क, ये तो है ही, जो हमने उसमें फंक्शंस में भी पढ़ा था कि वो रिस्क लेते हैं और रिस्क को कम करने की भी कोशिश करते हैं कि कैसे बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने नए आइडियाज़ के थ्रू जो है, और अपनी ये जो पहले से ही बिजनेस चेंजेस को फोरकास्ट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, तो उससे बिजनेस रिस्क को कम किया जा सकता है। बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि जो भी जैसे पार्टनर्स हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, जैसे सप्लायर्स हो गए, ठीक है, और जो रिटेलर्स हो गए या जो भी उसके कस्टमर्स हो गए, इन सब के साथ अच्छे से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि इनको भी फ़ायदा हो और बिजनेस को भी फ़ायदा हो, तो ऐसे इनके साथ एज ए पार्टनर इनके साथ डील करना। ये नहीं कि वो सप्लायर है बस उनके साथ सप्लायर के जैसे ही रहना, उनके साथ पार्टनरशिप करना कि उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, इस तरह से बिजनेस करना। तो वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं विद सप्लायर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स, ठीक है, होलसेलर्स, एजेंट्स, कोई भी हो सकते हैं जो भी बिजनेस में हेल्प करते हैं, बिजनेस के सप्लाई चेन में जो रोल प्ले करते हैं, वो सारे लोग एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, देखो डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, तो क्योंकि अब डिजिटल वो है ज़माना है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं, तो बिज़नेस को भी डिजिटलाइज होना पड़ता है। तो बिज़नेस ऑपरेशंस को डिजिटलाइज करना, वो सारे जो आइडिया लेके आना कि कैसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं हमारे बिजनेस को और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा काम भी एंटरप्रेन्योर का होता है। तो एंटरप्रेन्योर एक मेन रोल प्ले करते हैं किसी इकोनॉमी में, बिजनेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। देखो ये फिजिबिलिटी क्या होता है, देखो फिजिबिलिटी का मतलब है वो पॉसिबल हो चीज़ें और वो हमारे फ़ायदेमंद हो। जैसे बिजनेस आइडिया है कोई, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो बिजनेस फिजिबल होने का क्या मतलब होगा कि उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न होगा और वो बिजनेस हम कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई बिजनेस है
ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे वो फिजिबल प्रोजेक्ट है या फिजिबल बिजनेस है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो हर तरीके से हम उसको कर सकते हैं, जैसे टेक्निकली भी हमारे पास पॉसिबल है वो करना, फाइनेंशियली भी पॉसिबल है, हमारे पास इतनी लेबर है कि हम वो जो प्रोजेक्ट है वो फुलफिल कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट भी दे रहा है हमें। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें स्टडी करना, कि टेक्निकल एनालिसिस करना, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना, यही क्या होता है कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है। अब देखो फिजिबिलिटी एनालिसिस जैसे इसमें है भी कि डिटेल एनालिसिस दैट कंसीडर ऑल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो हमें ज़रूरी हैं उस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ों की स्टडी करना, उनको ध्यान में रखना। ठीक है, कि उस जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, और वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं है, वो पॉसिबिलिटी की स्टडी करना, वो ही फिजिबल होता है, फिजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो फिजिबिलिटी है उसमें हम ये 4 एस्पेक्ट्स जो हैं प्रोजेक्ट के मेनली वो एनालिसिस करते हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा कि कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो ज़रूरी हैं, क्या लेबर में स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल्स हमारे पास है या नहीं है, ये चीज़ की स्टडी करना, वो टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट में आती है कि टेक्निकली फिजिबल है वो प्रोजेक्ट या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल फिर फिजिबिलिटी में क्या आएगा कि क्या क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिलेगा उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में क्या रिस्क है और क्या और रिवार्ड्स है, यानी कि उस रिस्क को लेने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है फाइनेंशियली। तो वो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो देखना, और उस पर रिटर्न क्या आएगा वो देखना, ये सारी चीज़ का एनालिसिस करना, वो क्या होगा, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। देखो मार्केट एनालिसिस में अब क्या होगा कि मार्केट एनालिसिस में हमें ये देखना है कि उस प्रोडक्ट हमारा, हम जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए पोटेंशियल मार्केट क्या है, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, उसमें कितने कंपटीटर्स हैं पहले से अवेलेबल इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में जिसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है अप्लाई होगा, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट आएगा, उसमें कितना पहले से कंपटीशन है, कस्टमर्स की उसमें क्या डिमांड रहती है, सेल फोरकास्ट करना, और ग्रोथ प्रोजेक्शन की कितनी ग्रोथ हो सकती है हमारे इस प्रोडक्ट की मार्केट में जब हम लॉन्च करेंगे तो, और क्या मार्केट पोटेंशियल है मेनली, वो एनालाइज करना, उसको हम बोलते हैं मार्केट फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होगा कि अब ये चीज़ें, इसमें तो हमने जैसे मार्केट में देखा कि मार्केट में हमारा क्या पोटेंशियल है, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे बिजनेस के अंदर वो कैपेबिलिटी है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम अच्छे से सक्सेसफुल कर सकते हैं, क्या हमारे मैनेजमेंट में इतनी स्किल्स हैं, क्या हमारी मैनेजमेंट टीम जो है वो इतनी एलिजिबल है कि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस चीज़ का एनालिसिस करना है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के खुद के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उन सब का एनालिसिस करना है कि हाँ वो इतने फिजिबल है, वो इतने ये बोल सकते हैं हम इसको कि इतने कैपेबल हैं कि हाँ वो अच्छे से ये प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बिजनेस की फिजिबिलिटी, एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी या बिजनेस की फिजिबिलिटी जो है वो समझने के लिए हमें ये चारों तरह की फिजिबिलिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये चारों का करने के बाद हमें लगे कि हाँ ये सही है, टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है इस प्रोजेक्ट में, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी है, मार्केट पोटेंशियल भी अच्छा है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेबिलिटी भी है, तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आगे फर्दर। ठीक है, अब देखो जो ये फिजिबिलिटी एनालिसिस करके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होता है कि हाँ वो जो डिटेल्स थी ना सारी, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, उन सब को समराइज करके लिखा जाता है कि हाँ ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, वो पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है। तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करने में क्या स्टेप्स यूज होते हैं, देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को आइडेंटिफाई करना कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो डिसाइड करना। उसके बाद मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना। मार्केट रिसर्च में हमें फिर ये पता चलेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, यानी कि हमारी पोटेंशियल मार्केट जहाँ पे हम जाएंगे, पोटेंशियल का मतलब होता है जहाँ हम अभी गए नहीं हैं लेकिन जाएंगे, जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे, वो कौन है, क्या कंपटीशन है, वो मार्केट रिसर्च में हम यही करते हैं ना, मार्केट में क्या चीज़ें हैं, मार्केट में क्या कंपोनेंट कंपटीटर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स, ये सारी क्या होती है मार्केट रिसर्च का ही
मार्केट का ही एक के ही कंपोनेंट्स और इन कंपोनेंट्स को स्टडी करना, इन कंपोनेंट्स की रिसर्च करना, वो मार्केट रिसर्च होगी। तो इसलिए वो मार्केट रिसर्च करना कि हाँ ये जो इस प्रोजेक्ट की जो मार्केट है वो कैसी है, उसकी क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या मार्केट पोटेंशियल है हमारे लिए। और फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस करना, ये हमने पीछे डिस्कस किया कि क्या होते हैं इनमें। एनालिसिस फिर करना है लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, क्या क्या जो है रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किन लॉज के अंडर आएगा, कौन से हमें क्या लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, परमिट्स लेने पड़ेंगे, या जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को स्टडी करना कि हमें इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें जो है वो वो करनी पड़ेंगी, फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो वो सारी फुलफ़िल करना। उसके बाद है इवेलुएट द प्रोजेक्ट रिस्क, फिर प्रोजेक्ट में क्या रिस्क हो सकते हैं वो इवेलुएट करना, पोटेंशियल रिस्क ऑफ ए प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एनी रिस्क रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मार्केट कंपटीशन और फाइनेंशियल इशू, इनसे रिलेटेड सारे रिस्क जो है उनको अलग से आइडेंटिफाई करना, उनको इवेलुएट करना कि उनमें रिस्क कितना है और हमको उसका रिवार्ड कितना मिलेगा, रिस्क के बदले रिटर्न हमें कितना मिलेगा, वो आइडेंटिफाई करना। और फिर इन सारी चीज़ों की फाइनली समराइज़ करना इन फाइंडिंग्स को, और समराइज़ करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, और फिर उस रिपोर्ट को जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हम जैसे डिसीजन मेकर्स जो हैं, इन्वेस्टर हैं, या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको प्रेजेंट करना, और जो इंटरेस्टेड मतलब जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना। क्योंकि देखो प्रोजेक्ट, अगर कोई भी बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट जब लेके आया जाता है तो प्रोजेक्ट को के लिए हमें इन्वेस्टर्स भी चाहिए होते कि इस प्रोजेक्ट में कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब वो इन्वेस्ट करने से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगेंगे कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमें दिखाओ। तो ये जो हमने अब ऊपर स्टेप्स किए, ये सारी चीज़ें करके हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और उन इन्वेस्टर्स के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने, या जो और डिसीजन मेकर्स है जिनसे हमें अप्रूव करवाना है कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही है, आपका सक्सेसफुल है, तो वो फिर उनके सामने वो रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब देखो नेक्स्ट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होगी, हमें वो प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हो गया कि हाँ ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। अब उस प्रोजेक्ट के लिए फैक्ट्री लोकेशंस के डिसाइड कैसे किया करते हैं, या कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट करना है, कोई नई बिजनेस एंटिटी जब सेटअप करनी है, तो वो उसकी फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए लोकेशन जो है वो कैसे डिसाइड करें। इस फैक्ट्री की लोकेशन को सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है। देखो सबसे पहले डेमोग्राफिक एनालिसिस करना उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे हम सोच रहे हैं, तो हमें डेमोग्राफिक एनालिसिस करना है। जैसे कि हमें ये देखना है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है वहाँ के लोगों की, एजुकेशनल लेवल कितना है, ऑक्यूपेशनल क्या है, एज कंपोजिशन। क्योंकि देखो जिस तरह का हमें बिजनेस सेटअप करना है वहाँ के लोगों में वहाँ उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, उस तरह के ही लोग होने चाहिए। अब जैसे देखो हमें कोई बिजनेस जैसे ऐसी फैक्ट्री लगानी है जिसमें टेक्निकल जो है वो स्किल्स होनी चाहिए लेबर में, तो हम ये सोचेंगे ना कि आसपास के लोग ऐसे हों जिनको टेक्निकल नॉलेज हो। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे उनके एजुकेशनल लेवल अच्छा हो, जिनका टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है उन्होंने अच्छी ली हो एज एरिया के लोगों ने, और वो उनका ऑक्यूपेशन भी उसी तरह से हो, तो ताकि हमें जो जो एम्प्लॉयज़ चाहिए है, जो हमें लेबर चाहिए है, वो इजीली अवेलेबल हो सके, वो चीज़ देखना। और वहाँ का एज कंपोजिशन भी, यानी कि यंग एज ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें देखना। डेमोग्राफिक एनालिसिस में यही आएंगी ना कि एज कंपोजिशन देखी हमने, पर कैपिटा इनकम देखी उन लोगों की क्या कैसी है, या हमें कोई सर्विस जो बिजनेस है वो सेटअप करना है, तब हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, किस तरह का हम एरिया में हम वो बिज़नेस जो है वो हमारा सेटअप कर सकते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोग भी उसी तरह के होने चाहिए ना कि हमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए अलग अलग, वो हमें वहाँ से आसानी से मिल सके। अगर हमने कोई प्राइमरी इंडस्ट्री सेटअप करनी है जिसमें कि एग्रीकल्चर इनपुट ज़्यादा यूज हो रहा हो, तो हम ऐसा एरिया देखेंगे जैसे रूरल एरिया, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर इनपुट आसानी से मिल जाए, लेबर भी वहाँ पे हमें सस्ते में मिल जाए, और जो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही नॉलेज है जिन लोगों को, वही हमें लेबर में चाहिए होंगे फिर उस एरिया में। तो फिर अगर वो रूरल एरिया में हम सेटअप करेंगे तो वहाँ का जो उनका एजुकेशन लेवल, उनकी स्किल्स भी होंगी, वो भी हमारे जो फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके जो काम है उनसे रिलेटेड होगी। तो इसलिए डेमोग्राफिक एनालिसिस करना। नेक्स्ट ट्रेड एरिया एनालिसिस करना। ट्रेड एरिया एनालिसिस में क्या होगा कि जो भी हमें ट्रेड एसेसरीज़ की ज़रूरत है,
जो भी हमें हमारे फैक्ट्री को, जैसे कि हम ये देखते हैं कि ऑटोमोबाइल की कोई फैक्ट्री जो है वो सेटअप करनी है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसको जैसे कि अलग अलग, एक ऑटोमोबाइल में ही जैसे टायर्स के लिए अलग होगी, उसकी सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन अलग चाहिए होंगे, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो कंपोनेंट्स चाहिए हैं उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो एक, उसको हम मेटा मार्केट भी बोलते हैं जैसे। तो वो हमें ऐसा एरिया देखना है फिर जहाँ पे वो जो उससे रिलेटेड जो ट्रेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी ट्रेड है, जैसे टायर्स वगैरह वाले जो सर्विस स्टेशंस, ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे अवेलेबल हों, ऐसा ट्रेड एरिया हो जहाँ पे इजीली हम सप्लाई भी कर सकें, हमें जो सप्लायर्स हैं वो भी इजीली मिल जाएं। तो वो चीज़ है कि ट्रेड एरिया एनालिसिस में। नेक्स्ट कम्पिटिटिव एनालिसिस, इसमें ये देखना कि जो कंपटीशन है उस एरिया में वो कितना है। तो उस कम्पिटिटिव एनालिसिस में यही चीज़ हो जाएगी कि हमें कंपिटिटर्स देखने हैं कि कितने हैं, वो कंपिटिटर्स कैसे बिजनेस कर रहे हैं अपना उस ट्रेड एरिया में। तो ये कम्पिटिटिव एनालिसिस में ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या है कि हमें ये देखना है कि वो जो टारगेट पॉपुलेशन है हमारी, या टारगेट मार्केट जिसको हम बोल सकते हैं, वो कितनी है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं उस एरिया में, ये चीज़ देखना, ठीक है। कि कितने ज़्यादा वो, जैसे कि देखो ये है टू हैव रफ आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर पासिंग द proposed site during the working hour of the shop. Traffic analysis aims in judging alternative sites. देखो अब ये ट्रैफिक एनालिसिस में यही होगा ना, जैसे हमें कोई ये लगा लो एक रिटेल शॉप खोलनी है, तो रिटेल शॉप खोलनी तो हम ये देखेंगे ना कि वहाँ आसपास से लोग कितने ज़्यादा गुजर रहे हैं, मार्केट के बीच में होगी अगर ऐसे रिटेल शॉप, तो वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, यानी कि तो वो वही चीज़ है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं जो उस एरिया में विजिट कर रहे हैं। तो वो हम लोकेशन ऐसी ही रखेंगे ना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो विजिट कर सकें। तो ऐसे ट्रैफिक एनालिसिस में ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट साइट इकोनॉमिक्स। साइट इकोनॉमिक्स में यही चीज़ आएंगी कि अगर देखो ऐसा एरिया है जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वहाँ पे हमें अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रियल एरिया में सस्ते में मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी कॉस्ट कम आएगी, या फिर और रॉ मटेरियल है वो भी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी पहले से। तो ऐसे वो जो साइट है जहाँ पे हम हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें और क्या क्या एडवांटेजेस मिल रही है और क्या क्या इकोनॉमीज मिल रही हैं, ठीक है। तो वो उसको ध्यान में रखना, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें जो है एक फैक्ट्री लोकेशन को देखना चाहिए कि हाँ ये फैक्ट्री लोकेशन सही है। और इसके अलावा जो SCZs होते हैं, अगर नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो जैसे SCZs होते हैं तो उनमें जो है हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन जोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हों, तो अगर ऐसे एरिया में हम एस्टेब्लिश करेंगे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो ये सारी एडवांटेजेस भी ध्यान में रखना कि हाँ लोकेशन हमें जब डिसाइड करनी है तो ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कौन से हैं, या और जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रख रखा है कि अगर आप ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करोगे तो वो जैसे रूल्स के अगेंस्ट होगी, जैसे कोई साफ जहाँ पे गवर्नमेंट को फैक्ट्रीज वगैरह नहीं एस्टेब्लिश करनी, अगर हम वहाँ जाके करेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इनका उल्लंघन करेंगे फिर हम, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब एक फैक्ट्री लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस। देखो डिमांड एनालिसिस में क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारी डिमांड कितनी है, पोटेंशियल कितना है हमारे मार्केट में, मार्केट पोटेंशियल कितना है कि हम कितनी मार्केट है हमारी, क्या डिमांड हो सकती है, कितनी डिमांड जो है हो सकती है कस्टमर्स की। तो वो एनालिसिस करना है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन ए टारगेट मार्केट, ये डिसाइड करना। कंपनी यूज डिमांड एनालिसिस टेक्निक टू डिटरमाइन इफ दे सक्सेसफुली एंटर मार्केट एंड जनरेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्योंकि देखो डिमांड एनालिसिस के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कितनी डिमांड है एक्चुअल में मार्केट में, और वो डिमांड इतनी है कि हम जो है जो प्रॉफिट हम चाहते हैं वो उतने हमें मिल जाएंगे उस मार्केट में। तो ये देख इसलिए वो पता चलेगा। इट आल्सो गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई डिमांड मार्केट फॉर द कंपनी ऑफरिंग, यूजिंग विच बिजनेस कैन डिटरमाइन विएबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ दीज मार्केट। देखो अलग अलग
हमने डिवाइड कर ली मार्केट को, और ये देखा कि जैसे हम वो सेगमेंटेशन बोलते हैं जिसको, मार्केट सेगमेंटेशन के अलग अलग सेगमेंट्स बना लिए, और फिर ये देखना कि कहाँ पे जो है ज़्यादा हाई डिमांड है उस मार्केट में, यानी कि कौन से सेगमेंट में ज़्यादा हाई डिमांड है, ताकि हम उसी सेगमेंट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, उस वहीं पे लॉन्च कर सके हम हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं वो मिलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगाते हैं। अब देखो डिमांड एनालिसिस के स्टेप्स क्या होंगे, फिर डिमांड एनालिसिस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मार्केट आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट कौन सी है हमारी, ठीक है, और टारगेट मार्केट क्या है वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद बिजनेस साइकिल, ये देखना कि जो हमारी वो टारगेट मार्केट है या हम जो वो प्रोडक्ट जिस तरह का लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है। क्योंकि देखो बिजनेस साइकिल में ये चीज़ आती है ना कि पहले वो जो ये ऐसे होता है बिजनेस साइकिल कि धीरे धीरे करके तेजी आती है, फिर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे होते हैं। तो बिजनेस साइकिल यानी कि क्या मतलब है कि बिजनेस एक बार ग्रो करते हैं और फिर जो है वो धीरे धीरे करके घटना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर ये रिसेशन आ जाता है यहाँ पे, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई है उस चीज़ की, जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएंगे। तो ऐसे ये जो है ये बिजनेस साइकिल की स्टेज होती है, जिसमें अमर्जिंग, प्लेटो और डिक्लाइनिंग स्टेज, ये 3 स्टेजेज इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे आके वो रुक गई, मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे आके फिर वो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आके रिसेशन आ जाता है जैसे। तो वो सिचुएशन बिजनेस साइकिल कौन सा है, अब क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है उस मार्केट में, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट है उसका अलग, उसकी मार्केट में अलग, हर मार्केट का ये अलग अलग बिजनेस साइकिल होता है कि भाई हाँ इस मार्केट में अब बूम की सिचुएशन है, ये यहाँ पे बूम होता है ना, इन्फ्लेशन, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है, बूम की सिचुएशन है। रिसेशन की सिचुएशन कहाँ पे अलग बार, मतलब एक टाइम पे जैसे हम ये देखते हैं कि रियल एस्टेट में कभी मंदी आ रही है, कभी तेजी आ रही है, तो रियल एस्टेट का अलग से बिजनेस साइकिल है। ऐसे ही जो और कोई प्रोडक्ट है उनका सबका अलग अलग बिजनेस साइकिल है कि FMCG का बिजनेस साइकिल कैसा होगा, जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स है उनका बिजनेस साइकिल अलग होगा। तो सबके जो, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का अब हमारी उस मार्केट में क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है उसको एनालिसिस करना। क्योंकि बिजनेस साइकिल में अगर बूम की सिचुएशन होगी तो यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर रिसेशन आ रहा है तो डिमांड अपने आप कम हो रही होगी, हमें ये पता लग जाएगा कि डिमांड कितनी है, क्योंकि डिमांड एनालिसिस में हमें यही पता लगा ना कि डिमांड कितनी है, तो वो हमें बिजनेस साइकिल के थ्रू भी पता चलेगी कि कौन सी स्टेज है बिजनेस साइकिल की। प्रोडक्ट नीचे देखो, प्रोडक्ट नीचे का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हमारा उस वो, जैसे इसका मतलब ही ये होता है कि देखो जैसे नीचे मार्केट भी बोलते हैं हम इसको, ये मुझे पता नहीं शायद प्रोनाउंस में इसको गलत कर रही होगी, नीचे इसका मतलब है कि जो हमारी पर्टिकुलर एक मार्केट, जैसे पूरी बड़ी मार्केट है उसमें हम किसको सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, हमारे उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट उसको एनालाइज करना। देखो उसमें क्या है कि वंस द मार्केट एंड देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस साइकिल हैव बीन रिव्यू, कंपनी मस्ट डेवलप प्रोडक्ट और टेलर देयर सर्विस टू मीट स्पेसिफिक नीड्स इन द मार्केट, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो जैसे हम ये देखें कि हमें जो है हमारा जो बिजनेस है वो जैसे शू मेकिंग का है, ठीक है, तो अब उस शूज़ में हम ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर हमने स्पोर्ट्स शूज़ ले लिए, और स्पोर्ट्स शूज़ में भी हमने बिल्कुल एज डिसाइड कर ली कि हम जो है जैसे 20 to 30 जो ईयर्स के लोग हैं उनके लिए ही शूज़ बना रहे हैं। तो बिल्कुल पर्टिकुलर हमारी जो स्पेसिफिक मार्केट है ना उसकी फिर एनालिसिस करना, उसको समझना कि क्या कैसे जो है वो प्रोडक्ट मतलब उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, उस मार्केट की क्या क्या फीचर्स हैं, उसकी कितनी डिमांड है, उस पे जाना पर्टिकुलर। क्योंकि हम पहले ये शूज़ की देख रहे थे और शूज़ में फिर स्पोर्ट्स शूज़ की देख रहे थे, अब स्पोर्ट्स शूज़ में हम और भी ज़्यादा कंसंट्रेट हो गए एक चीज़ पे, तो उसी को हम प्रोडक्ट नीच से बोलते हैं। इवेलुएट कंपटीशन, फिर जो हमें पता चल गया कि हमारी ये मार्केट है, उसमें ये चल रहा है सिचुएशन, बिजनेस साइकिल क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर हमें ये देखना है कि अब उसमें कंपटीशन कितना है, दूसरे क्योंकि देखो बूम की सिचुएशन है तो ये भी होगा ना कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे ही प्रोडक्ट की डिमांड होगी। क्योंकि देखो बिजनेस साइकिल का मतलब उस पूरी इंडस्ट्री में कितनी डिमांड हो रही है। अब इंडस्ट्री की डिमांड तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कंपटीटर भी तो अफेक्ट करेंगे ना उसमें, क्योंकि
यहाँ पे अगर मान लो 100 चीज़ों की डिमांड हो रही है, बूम की सिचुएशन हो, तो यहाँ पे मान लो 10 की होती है, अगर रिसेशन आ जाता है तो अब ये 100 की डिमांड हमारे ही प्रोडक्ट्स की थोड़ी ना, और ये 100 डिमांड ये तो सारे इंडस्ट्री की हो रही है, तो उसमें कंपिटिटर्स की कितनी डिमांड है, कंपिटिटर्स का क्या लेवल है उस मार्केट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम हमारी डिमांड जो है वो एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस। ये वही सेम सी चीज़ हो जाती है वैसे, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केट की फीचर्स क्या हैं, वो मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस करना। मार्केट पोटेंशियल इज ए स्ट्रेटेजिक टूल टू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्ट रिसोर्स वेयर दे हैव ग्रेटेस्ट रिटर्न। यानी कि हमें मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उनको आइडेंटिफाई करना, और ये देखना कि सबसे ज़्यादा जो हमें रिटर्न है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, वो हमें किस मार्केट में मिल सकते हैं, वो चीज़ डिसाइड करना। मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस इज नॉट यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बट दे कैन हेल्प इन टारगेट मार्केट एंड हाई ग्रो पोटेंशियल इन द फ्यूचर। यानी कि जब हम मार्केट पोटेंशियल देखते हैं ना, वो हम शॉर्ट टर्म को ध्यान में रख के नहीं करते। जो डिमांड एनालिसिस है ना, वो हम शॉर्ट टर्म को देख के ध्यान अगर रखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड एनालिसिस देखते हैं, लेकिन जो मार्केट पोटेंशियल है वो हम लॉन्ग टर्म जो डिसीजन मेकिंग है उसका पार्ट है। ठीक है, कैटेगराइज, इसमें हम क्या क्या करेंगे, देखो, कैटेगराइज कंट्रीज एज लीड मार्केट, ब्रेक आउट द मार्केट अमर्जिंग मार्केट्स। इसमें यही कि जो हम सेगमेंटेशन में करते हैं कि हम पूरी एक मार्केट है जो जैसे कंट्री ही इसमें ली, कंट्री को कैटेगराइज करना कि कौन सी लीड कंट्री है, यानी कि जिसमें ज़्यादा डिमांड हो, जिसमें मार्केट ज़्यादा हो, हमारी लीड मार्केट कौन सी है। फिर उनको अलग अलग मार्केट्स में ब्रेक डाउन करना कि अलग अलग हिस्सों में देखना, तो उसके सेगमेंट्स बनाना, और फिर देखना कि सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रोइंग पोटेंशियल किस में है। क्वांटिफाई द मार्केट पोटेंशियल कि किस में ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल है। ठीक है, आइडेंटिफाई ग्रोथ ड्राइवर्स एंड बैरियर्स इन दोज मार्केट। अब जो वो हमने एक मार्केट, ये जो मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस है ना, सेम टू सेम आप ये लगा लो सेगमेंटेशन के जैसे। ये सेगमेंटेशन में भी हम जो मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस में है, और जो वो पोटेंशियल देखा हमने उसमें फिर और क्या क्या जो बैरियर्स आ सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं उसमें, या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, यानी कि उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे फैक्टर्स को वो आइडेंटिफाई करना। अंडरस्टैंड एंड हाउ टू एक्सप्लॉइट ग्रोथ मार्केट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट की तो हमने ये देख ली उस मार्केट में, तो कि क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या क्या क्या चैलेंजेस है। अब हमारे अंदर देखना, जैसे स्वॉट एनालिसिस में हम करते हैं ना कि हमने मार्केट में देखा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है या क्या क्या थ्रेट्स हैं, और फिर हमारे अंदर उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और जिसको हम यूज कर सकते हैं, हाउ टू एक्सप्लोइट, और हमारे उन जो स्ट्रेंथ है उसको यूज करके कैसे हम जो वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास, उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं बिजनेस में, हमारी खुद की जो कैपेबिलिटी है उसके बेस पे वो समझना। उसमें ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी मार्केट पोटेंशियल एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेक्ट कोस्टिंग। देखो, प्रोजेक्ट कोस्टिंग, इनकी प्रोजेक्ट में क्या क्या कॉस्ट आएगी वो आइडेंटिफाई करना, और जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की वो दो तरह की होगी, एक तो कैपिटल कोस्टिंग और एक होगी ऑपरेटिंग कोस्टिंग। अब कैपिटल कोस्टिंग यानी कि जो लॉन्ग टर्म की एसेट्स जो है, जो फिक्स एसेट्स जो हैं उनमें इन्वेस्ट करना, उनमें जो क्या कॉस्ट आएगी उनकी वो देखना। सबसे पहले तो जैसे मशीनरी चाहिए हमें, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ये बिल्डिंग्स, इन सारी चीज़ों में क्या खर्चा आएगा, उनकी क्या कॉस्ट आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कि जो अब डेली एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है उस प्रोजेक्ट में, फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी, वो फैक्ट्री चलेगी, डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे, उनकी क्या कॉस्ट आएगी। तो ये दोनों तरह की कॉस्ट हमें देखनी पड़ती है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में, कि एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट जब हम डिसाइड करते हैं। तो कैपिटल कॉस्टिंग में यही आ जाएंगे कि लैंड या साइट डेवलपमेंट में क्या कॉस्ट आएगी, बिल्डिंग और सिविल वर्क्स में की क्या कॉस्ट होगी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी, मिसलेनियस फिक्स एसेट्स, या मिसलेनियस फिक्स एसेट क्या होंगी, जो रूटीन में तो वैसे यूज़ नहीं होती इतनी, लेकिन एक बार हमें चाहिए है फिक्स टाइम के लिए, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, ऐसी जो फिक्स एसेट्स हैं वो, क्योंकि मशीन, प्लांट एंड मशीनरी हमें बिजनेस में चाहिए हैं पर्टिकुलरली। फर्नीचर तो हमें मतलब इतना उसमें उसका प्रोडक्शन में उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वो फिक्स एसेट चाहिए। एक बार फर्नीचर खरीद लिया ऑफिस के लिए तो वो फिक्स ही टाइम के लिए खरीदना है ना हमें। हमने टेक्निकल नो हाउ एंड इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस की टेक्निकल नॉलेज कितनी मतलब हमें चाहिए है, टेक्निकल और इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस, इन सारी चीज़ों के एक्सपेंसेस। इनटेंजिबल एक्सपेंसेस
जो ट्रेडमार्क्स वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी खर्चे आएंगे वो। प्रेलिमिनरी और कैपिटल इशू एक्सपेंसेस, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस को सेटअप करने से पहले जो भी एक्सपेंसेस आते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के इनके, और कैपिटल इशू एक्सपेंसेस यानी कि जब कैपिटल इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं जैसे, तो उसमें क्या एक्सपेंसेस आएंगे, तो वो सारी जो है वो कौन से नेचर की होगी, कैपिटल कॉस्टिंग होगी। बस आपको कैपिटल कॉस्टिंग ये याद रखने कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, क्या पता ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कैपिटल कॉस्टिंग इंक्लूड, तो आपको यही ध्यान रखना है कि कैपिटल कॉस्टिंग में क्या इंक्लूड होगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए उसकी कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, क्योंकि डेली एक्सपेंसेस है ये, डे टू डे जो काम हो रहा है किसी भी बिजनेस में, फैक्ट्री में, तो वहाँ पे क्या कॉस्ट आ रही है, तो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वहाँ पे डेली की, लेबर की कॉस्ट आ रही है, यूटिलिटी कॉस्ट, यूटिलिटीज़ में आ जाएंगी जैसे पावर यूटिलिटी, फ्यूल, वाटर, इनकी क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट यानी कि जो एक्सपेंसेस हमें किसी और को बाहर पे करने पड़ते हैं जैसे रेंट, टैक्सीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनकी क्या कॉस्ट आ रही है, इनको ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। तो इसलिए हमें कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों देखनी है कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं, और उनको मिला के ही जो है एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड। लेकिन वर्किंग कैपिटल के हमारे दो कंसेप्ट हैं मेन, एक तो है ये ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। देखो ग्रोस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि हम जो हमारे टोटल एसेट्स है ना, करंट एसेट्स जो, उनको ही हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि हमने जो हमारी करंट एसेट्स में जितना पैसा लगा रखा है या जितना लगाना है करंट एसेट्स में, उसको हम हमारी वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट ये क्या कहता है कि ये कहता है कि हमने करंट एसेट्स को ही ध्यान में नहीं रखना, जो करंट लाइबिलिटीज है ना उनको भी ध्यान में रखना है। यानी कि जितनी भी हमारी करंट एसेट्स में हमने पैसा लगाया उसमें से हम जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको माइनस कर देंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमें कितनी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी, वो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल होती है। जो ये नेट वर्किंग कंसेप्ट है ये कहता है। तो यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है उसमें क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और ग्रोस वर्किंग कैपिटल सीधी किसकी इक्वल होगी, करंट एसेट्स के, टोटल ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो ये वर्किंग कैपिटल, इसमें करंट एसेट्स क्या होती हैं, जैसे कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जो डेट्स हमारे होते हैं वो डेटर्स, कस्टमर्स, अनपेड बिल, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ये सारे हमारे क्या होंगे, जो करंट एसेट्स हैं वो। और करंट लाइबिलिटीज़ क्या आएंगी, जो पेबल्स हैं हमारे, जैसे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। तो उसमें से हमें जैसे जितने हमारे पास ये करंट एसेट्स हैं उनको टोटल करेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ को टोटल करेंगे, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि देखो जो फिक्स कैपिटल होती है ना उसको तो हमें एक बार जो फिक्स एसेट्स हैं उनमें जो पैसा लगेगा उनके लिए हम फिक्स कैपिटल लेके आते हैं, और जो वर्किंग कैपिटल है वो किसके लिए जरूरी है, हमें डेली के जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, उनको चलाने के लिए, कि हमें रॉ मटेरियल खरीदना है डेली का, लेबर को पे करनी है चीज़ें। ठीक है, जो हमें सप्लायर्स हैं उनको पे करना है, डेटर्स को पे, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पे करनी है चीज़ें, तो उनके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी दो तरह की होती है, एक तो होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट नाम से ये कि हमें इतनी वर्किंग कैपिटल तो है ना बिजनेस में चाहिए है हमेशा के लिए, क्योंकि देखो हमारी जैसे हम जो एक्सपेंसेस है हमारे उनके बेस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं, जैसे हमें लेबर को पे करना है तो हमें इतनी तो पैसे कुछ तो हमें हमेशा चाहिए हमारे बिजनेस में, तो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगी। और टेम्पररी का मतलब है कि जैसे जैसे हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ रन होंगी ना, जितनी ज़्यादा जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे तो उतनी ज़्यादा उस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक है, तो कुछ जो है हमारी जो वर्किंग कैपिटल वो यानी कि फिक्स होती है जिसको हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कुछ जो है वो हमारी बिजनेस में जो डेली जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं जैसे, तो उन वेरिएबल कॉस्ट्स के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए ना वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल होगी। तो ये वर्किंग जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ना ये फिर दो तरह से हो सकती है। देखो इसमें तो ये फिक्स है, ये लाइन ये ऐसे है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल की कितनी जो है वो कैपिटल हमें चाहिए है।
पूरी साल हमें सिर्फ इतनी ही चाहिए, ठीक है। और ये बढ़ती घटती रहेगी टेम्पररी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, जब भाई हमें रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो उसमें टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है उसकी ज़्यादा जरूरत होगी। अगर किसी टाइम पे हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमें कम रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल फिर उस हिसाब से घटाते बढ़ाते रहेंगे हम, लेकिन परमानेंट फिक्स रहेगी। लेकिन जब ग्रोइंग बिजनेस होता है, जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, तो फिक्स जो वो परमानेंट जो वो वर्किंग कैपिटल थी ना, उसको भी हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाते हैं कॉन्स्टेंट रेशो में, और इसीलिए जो है ये भी फिर ऐसे अपवर्ड स्लोप हो जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। तो ये ऐसे किस केस में होता है, जब ग्रोइंग बिजनेस होता है, अपनी ग्रोथ स्टेज पे होता है बिजनेस, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता जाता है, तो उसमें जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। उसको भी हम धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं ताकि हमारे बिजनेस का स्केल बढ़ा सकें, हम ग्रो हो रहा है अब, तो ग्रोथ जो है वो अच्छे से कर सके, तो वो वाली चीज़ के लिए तो हमें फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की भी, क्योंकि देखो लेबर एक बार लगा दी हमने जितनी किसी जगह पे, तो ठीक है वो लेबर फिक्स रह गई, और जो रॉ मटेरियल उसके एक्सपेंसेस बढ़ते घटते रहे, ठीक है। लेकिन जब हम लेबर भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमें प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना है, स्केल प्रोडक्शन का, तो हम लेबर्स भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये दो तरह के डायग्राम्स हैं इसके। अब देखो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं, यानी कि कैसे हम जो वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायर है वो किस बेस पे डिसाइड होगी। देखो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस अब देखो जैसे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, लेबर को भी देना पड़ेगा, जो प्लांट एंड जो मशीनरी चल रही हैं उनमें भी टूट फूट होती रहेगी, तो मतलब ज़्यादा खर्चे आएंगे एक मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा बिजनेस है उसमें एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इतनी लेबर की भी जरूरत नहीं होती, प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत नहीं होती, रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। और जो अगर बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा जो ट्रेड है उसमें वर्किंग कैपिटल की और ज़्यादा जरूरत होती है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, क्योंकि उसमें तो बस मटीरियल खरीदना और बेचना है, तो मटीरियल खरीदने के लिए हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। नेक्स्ट साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज अगर बिजनेस का ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ये तो है ही। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिसमें जैसे कैश है हमारा तो वो वापस कैश में कन्वर्ट होना, ये कैश है, ये कैश में कन्वर्ट कैसे होगा। देखो हमने कुछ कैश लगाया, उससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल को हम फिर वर्किंग कैपिटल में आया, वो सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस में आया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस से वो फिर फिक्स वो जो फिनिश गुड्स जो कहते हैं हम उसको, उसमें आया, फिर उसकी जो है वो एक सेकेंड, ये कैश यहाँ पे लिख लो आप। और ये देखो यहाँ पे है, जैसे पहले हमारे पास कैश था उसका हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में आया, वर्क इन प्रोग्रेस से जो है वो फिनिश गुड्स में आया, ठीक है। फिनिश गुड्स को हमने सेल कर दी फिर, और सेल करके हमारे पास वापस से कैश आ गया, तो ये कैश टू कैश में कन्वर्ट होने का जो चीज़ है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना बड़ा होगा ना, हमें वर्किंग कैपिटल की उतनी जरूरत पड़ेगी। ये कैश हमारे वर्किंग कैपिटल है, ये लगा लो, हमने ये पैसे लगाए हैं, उससे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आया, वो फिनिश गुड्स में आया, फिर वो सेल हो गया, कैश आ गया। देखो ये वर्क ऑपरेटिंग साइकिल ना ये छोटा है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कैश था उसमें जैसे यहाँ पे हमारे डेटर्स हो गया, अगर हमने उधार में बेच दिया वो फिनिश गुड्स तो हमारे डेटर्स होंगे। अब डेटर्स से हमें कितने दिन में पैसा मिलेगा, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल और बड़ा हो गया हमारा, क्योंकि अब डेटर्स कितने दिन में पे करेंगे। क्रेडिटर्स और यहाँ पे ऐड कर देते तो ये थोड़ा सा और वो हो जाता है कि हम उधार में खरीद भी रहे तो हमें वर्किंग कैपिटल की वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो यानी कि जितना बड़ा होगा ना ऑपरेटिंग साइकिल, कि हमें ज़्यादा दिन में कैश अगर वापस मिलेगा हमारा, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारा जल्दी से ये हो जाता है कि रॉ मटेरियल में जल्दी से कन्वर्ट हो रहा है और जल्दी से सीधा सेल होके और कैश में सेल हो रहा है, तो हमारा कैश जल्दी से आ रहा है वापस। तो ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारी वर्किंग कैपिटल वापस कैश में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की वहाँ पे कम जरूरत होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। देखो ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि कितना एफिशिएंटली हम यूज कर रहे हैं, हमारा काम कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, जो हमारा पैसा हमने लगाया है, कैपिटल जो हमने लगाया उसको कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। अगर एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो हमें कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। अब देखो मैंने बताया ना कि डेटर्स जब हमें हमारे होंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे क्रेडिटर्स होंगे ज़्यादा, हमें क्रेडिट मिल रहा है
तो उधार में हमें चीज़ें मिल रही है तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। वर्किंग कैपिटल में ना कि हमें हमेशा हाथ में रखना है ये पैसा, कि हमें बिजनेस में ज़रूरत पड़ सकती है डेली एक्टिविटीज़ में। अब हमें वो डेली एक्टिविटीज़ अगर हमारी उधार पे चल रही होंगी, क्रेडिट में चल रही होंगी, हमें आसानी से बैंक से क्रेडिट मिल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वही जैसे ऑपरेशंस एफिशिएंटली करेंगे, मैनेजमेंट भी हम अच्छे से करेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हमारे ज़्यादा हैं तो हमें जो है वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्रॉफिट हमारा मार्जिन कम है तो हमें ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी, ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी तो हमें ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी उसमें, उतना ही लेवल का। जैसे हम ये बोलते हैं ना 10% प्रॉफिट हो रहा है और एक हो रहा है हमें 5% प्रॉफिट, तो हमें 10 रुपये का ही अब प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पे जब हमारा, एक सेकेंड देखो, जब हमारा जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है 5% का, तो अब हमें 10 रुपये कमाने हैं। तो 10 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे तो हमें 100 रुपये लगाने पड़े हैं और यहाँ पे हमें 200 रुपये लगाने पड़े 10 रुपये कमाने के लिए। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट का मार्जिन अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमें कम पैसे लगाने पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगानी पड़ेगी। और अगर हमारा जो प्रॉफिट जो है मार्जिन वो कम होगा प्रॉफिट का, तो हमें वर्किंग कैपिटल जो वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, अब देखो ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी क्या होती है, ये हमने जो फाइनेंस का जो वीडियो उसमें डिस्कस भी की थी कि वर्किंग कैपिटल पॉलिसी होती है, जैसे कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है। एक तो आप और डिटेल में इन कंसेप्ट्स को समझना चाहते हो ना ये फाइनेंस के, तो फाइनेंस वाली वीडियो आपने सुन भी ली होगी, नहीं सुनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फाइनेंस भी आपका एक सिलेबस में ही है। तो वो कुछ पॉइंट्स जो है ना वो सिलेबस में इन्होंने वो रिपीट कर रखे हैं कि उस यूनिट में भी दे रखे, वही उसमें भी दे रखे हैं। तो देखो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी में क्या होगा, कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव यानी कि हम जो है कैश कम से कम रख रहे हैं, तो वो कंजर्वेटिव पॉलिसी होगी। वैसे ही एक अलग अलग हो सकती है, जैसे एक कुछ ये होती है कि हम जो है कैश बिल्कुल ही नहीं, वो मतलब कैश ज़्यादा रख रहे हैं अपने पास, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रख रहे हैं कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ना उससे ज़्यादा और रख रहे हैं हम। ठीक है। एक एग्री वो होती है, अग्रेसिव पॉलिसी होती है। अग्रेसिव पॉलिसी में हम क्या, कंजर्वेटिव जो है ना इसमें तो कैश ज़्यादा रखा जाता है कि हम डर, कंजर्वेटिव क्या होगा कि रूढ़िवादी, जैसे जैसे रूढ़िवादी लोग जो होंगे वो ये नहीं करते कि पहले से ही अपनी सेविंग बना के रखो भाई, कुछ भी हो जाए इमरजेंसी। तो वैसे तो ऐसी केस में वो फिर क्या करेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा रखेंगे अपने पास कि भाई इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट हो जाए, हमें हमारे बिजनेस में ज़रूरत पड़ जाए, तो हमारे पास होना चाहिए इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल कि हम हमारे बिजनेस को बढ़ा सके, अच्छे से चला सके। और अग्रेसिव होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कैश बिल्कुल भी नहीं रखते, वही सोचते हैं हमें प्रॉफिट बढ़ाना है हमारा, तो हम है ना हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम रखेंगे, ताकि कैश जो लगा लो हम बहुत कम रखेंगे, और जो हमारे, ताकि जो उसको वो वेस्ट ना जाए वो रिसोर्सेज पड़े पड़े, तो हम हमारे पास कम रखेंगे और बिजनेस में ही लगा देंगे सारी चीज़ें। वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास कम रखेंगे हम, तो वो वर्किंग कैपिटल कम रखने वाले वो एग्रेसिव होगी। तो कौन सी पॉलिसी, अगर एग्रेसिव पॉलिसी है तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है, अगर कंजर्वेटिव है तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, कि उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी है या कम रखनी है, तो वो उस बेस पे। ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। लिंक आपको जो वीडियोस का जो अपने इससे रिलेटेड और है वो नीचे मिल जाएगा, और जो इस PDF है जो इस वीडियो का वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।